ये था कि मैं आर्टिकल्स तो सबमिट द वे दे हैंडल द प्रेशर इट शोड दैट आई थिंक वी हैव अ ग्रेट। कुछ नहीं था, राहुल के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन जैसे होता है ना कि समटाइम्स द टंग। नमस्ते, मैं दीपेश सुले नमस्कार, मैं रमेश शर्मा और लेकर आ गए हैं एक और एपिसोड बॉल्ड मीट्स बोल्ड का। तो आज की एपिसोड की खासियत क्या है? वेल, अगर आप एक चीज कर रहे हो और उसी में आप मास्टरी कर रहे हो, आप करियर बना सकते हो। लेकिन ऐसे भी कई दिग्गज हैं जिन्होंने अपना रोल हमेशा शिफ्ट किया अपने पसंदीदा चीजों को लेके। अब हर एक चीज जो वो करते गए वो उनकी पसंदीदा चीज बनते गई। और हाँ, ऐसा भी होता है कि आप जब नई चीजें करते हो तो आपको कुछ नया सीखने मिलता है या आज वो सिखाते हैं। तो ऐसे एक शख्स को आज हम आपके सामने लेके आएंगे। इनके बारे में अगर बताऊं तो 23 साल ऑलराउंडर एक्सपीरियंस जो उन्हें कहलाते हैं, लेकिन वो 23 साल अभी भी काउंटिंग में है, अभी भी उसका प्रोसेस चल रहा है, अभी भी काफी सारी चीजें उनके दिमाग में बन रही है, फिर वो सबके सामने आती है। हालांकि ये फॉर्मर मैनेजर थे मीडिया रिलेशंस और कॉर्पोरेट अफेयर बीसीसीआई में, फिर उनको फॉर्मर मीडिया मैनेजर का रोल दिया गया आईसीसी में। और कौन भूल सकता है वो आईसीसी द लेजेंड, द ग्रेट 2011 वर्ल्ड कप जहां पे इंडिया जीती थी। तो उस वर्ल्ड कप में इन्होंने फॉर्मर मीडिया मैनेजर का एक रोल अदा किया था और बहुत ही अच्छे से उसको निभाया भी था। उसके बाद ये क्रिकेट ऑथर है, बायोग्राफर है, एंकर है, ओरेटर है, स्पीकर है, क्रिकेट हिस्टोरियन है और प्रेजेंटर भी है। और हालांकि क्रिकेट एक चीज है, लेकिन क्रिकेट और बॉलीवुड जैसे एक साथ आता है, तो बॉलीवुड में भी इन्होंने काफी सारे रेडियो शोज किए हैं। तो बहुत मजा आने वाला है सर, क्योंकि इन्होंने अलग अलग सेगमेंट्स उसमें शूट किए हैं। और हालांकि यहीं पे ये नहीं रुकते हैं, बट ये इंडिया के यानी भारत के पहले ऐसे क्रिकेट हेरिटेज वॉक बनाया है। वो क्या है, कैसे होता है, वो सब हम जानेंगे। लेकिन उसके अलावा ये एक कॉलमनिस्ट और स्क्रीन राइटर भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देवेंद्र प्रभु देसाई की, जिन्होंने इन अलग अलग चीजों को, अलग अलग रोल्स को इतनी अच्छी तरह निभाया है। और आज सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड को लेकर। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि देवेंद्र जी इनको मैं बहुत सालों से पहचानता हूँ। आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस द टाइम व्हेन आई वाज इन टाइम्स ऑफ इंडिया। He has done and he has actually been with a lot of people who have, he has seen a lot of things closely Yeah. which he can share with us. वेल ऑफ कोर्स 3 बड़े पुस्तक और 3 बड़े लेजेंड्स पे उन्होंने वो पुस्तक लिखा है। अगर हायरार्की के हिसाब से जाए तो मुझे लगता है एक ही सीनियर है जहाँ पे मिस्टर सुनील गावस्कर के बारे में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है। उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीनियरिटी नहीं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा दोस्त है ये। तो 2 ऐसे लेजेंड्स जो है मिस्टर राहुल द्रविड़ सर और मिस्टर सचिन तेंदुलकर सर, इन पे भी इन्होंने किताब लिखी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका जो करियर का एक पहलू था जहां पे इन्होंने बीसीसीआई के साथ काफी क्लोजली काम किया, तो उसके बारे में भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उसके साथ इन्होंने वर्ल्ड कप जर्नी भी एक उनके बुक बताया है कि भाई ये वर्ल्ड कप कब चालू हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ था, उसमें सेमीफाइनल, फाइनल, द ग्रेट्स ऑफ वेस्ट इंडीज, द ग्रेट्स ऑफ डिफरेंट नेशंस। और उसमें 1983 में सबसे पहले जब भारत ने विश्व कप जीता था, तो वो सारी चीजें आज आने वाली है। तो आई एम श्योर यू ऑल आर एक्साइटेड एज वी आर ऑन दिस साइड। वेल, जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग रोल्स को जिसने बहुत ही बेहतरीन तरह निभाया है, वो मेरे साथ है खुद देवेंद्र प्रभु देसाई। देव जी, मैं अगर आप शुरुआत करूं तो हमने एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन ऐसा एक इंट्रोडक्शन अगर एक कमेंटेटर को बोला जाए कि एक लाइन में आप इनका इंट्रोडक्शन करो, तो देखना कितना सही हूं मैं। आप भी सुनना, आप भी इस पे कमेंट जरूर करना कि 2 people in life, there is one set of people who read quotes on Google, and there are other set of people who are covered because of the work that they do. Their work is getting quoted on Google. Welcome Devendra Prabhu Desai to Bald Meets Bold. First of all, how are you? I'm fine, and thank you very much for inviting me. I'm looking forward to this interaction. Well, just when I was reading through your जो भी सारी चीजें आपने अभी तक करी है, अलग अलग रोल्स में आप दिखाई देते हैं, हमेशा एक सेंटर स्टेज बने रहते हैं या किसी और को ऐसा सेंटर स्टेज बनाते हैं, फिर भी वो सेंटर स्टेज आपके पास
वो फोकस आपके पास रहता है। तो बचपन में क्या आप फास्ट बॉलर थे? फास्ट बॉलर था क्योंकि इतने सारे स्विंग्स, इतने सारे रोल्स आप जो शिफ्ट करते हैं, फिर भी एक परफेक्ट ओवर डाल के निकल जाते हैं, तो इसके लिए मैंने पूछा कि आप बचपन में एक फास्ट बॉलर थे क्या? देखिए कैसा है कि मैं पैदा हुआ 70 के दशक में और बड़ा हुआ 80 के दशक में, और उस दौर में हर एक बच्चा ये चाहता था कि वो सुनील गावस्कर जैसे बैटिंग करे और कपिल देव जैसे बॉलिंग करे, और मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ। So I used to fancy myself as a left-handed version of Sunil Gavaskar and Kapil Dev. तो या फास्ट बॉलिंग was a passion। आने वाले सालों में मैंने बहुत कोशिश भी की गावस्कर जैसे बैटिंग करने की और कपिल देव जैसे बॉलिंग करने की, बट आप जब मुंबई जैसे शहर में रहते हो तो ओनली बीइंग गुड एट क्रिकेट इज नॉट इनफ, यू नीड टू बी बेटर देन आउटस्टैंडिंग। तो कुछ सालों बाद मुझे एहसास हुआ कि यार ये शायद ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, लेकिन क्रिकेट से बहुत लगाव था। तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छा होगा अगर मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं क्रिकेट के रिलेटेड कुछ कर सकूं। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी एंड ब्लेस्ड एक्चुअली कि मुझे एक ऐसा मौका मिला कि मैं क्रिकेट से रिलेटेड, क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ, क्रिकेट सेक्टर का हिस्सा हूँ। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा इसको अगर रिवाइंड मोड पे डालते हैं तो ये कहाँ से शुरुआत हुई? यानी आप जो लिखते थे, आप कॉलेज में भी लिखा करते थे क्या? आप स्टोरी टेलिंग में अच्छे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये बचपन से हमारे में वो गुण पैदा होते हैं या डेवलप होते जाते हैं वक्त के साथ, वो कहीं ना कहीं आगे चल के काम आते हैं। यानी हम कहते हैं ना कि बुक का ज्ञान अच्छा है, लेकिन जिंदगी आपको जितना सिखाती है उतना आपको शायद किताबें नहीं सिखा पाती। तो कहीं ना कहीं वो दौर हमको सुनना है कि आपकी जो स्कूलिंग हुई और आपका कॉलेज हुआ, वहां से ये सब चीजों की शुरुआत हुई थी, या क्या ये एक सडन डिस्कवरी थी कि यस फाइनली आई एम हियर, वैसे वाला? तो कैसा है कि क्रिकेट तो था ही, लाइक मुंबई में 70 के अंत में और 80 के पूरे दशक में देयर वाज नो अदर गेम दैट रियली मैटर्ड। तो सारे लोग क्रिकेट खेलते, तो क्रिकेट में तो इंटरेस्ट था ही, प्लस बहुत बहुत जल्दी, बहुत एट अ वेरी अर्ली एज पढ़ने का बहुत शौक मुझ में पैदा हुआ। आई थिंक मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स सारे लोग पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे। विच बुक डिड यू स्टार्ट विद? तो शुरुआत तो की अमर चित्र कथा से। तो रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश, हमारे जो सारे सम्राट थे, अब फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उनके बारे में पढ़कर शुरुआत वैसे हुई। और फिर जब मैं कुछ 7 साल का था तो मेरे पिताजी ने 2 किताबें खरीदी थी। पहली किताब थी सनी डेज, जो कि सुनील गावस्कर सर की ऑटोबायोग्राफी थी, और दूसरी किताब थी आइडॉल्स, जो गावस्कर साहब ने लिखी थी, लेकिन ही हैड रिटन ऑन हिज फेवरेट क्रिकेटर्स। तो वो 2 किताबें ऐसी थी जो मैंने पढ़ी, एंड दोज वर द फर्स्ट बुक्स I read, if you do not count अमर चित्र कथा, which had illustrations. Right. मैं कॉमिक्स नहीं कहूंगा अमर चित्र कथा को, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। कॉमिक्स तो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, बट अमर चित्र कथा was also a source of education. तो वहां पे क्रिकेट में इंटरेस्ट था, पढ़ने में इंटरेस्ट था, और जब मैंने वो 2 किताबें पढ़ी, सनी डेज और आइडॉल्स, तो एक आई थिंक एवरीथिंग जस्ट केम टुगेदर। और फिर लिखने में बहुत मुझे एक रुचि हुई, और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं लिखता गया। मैंने कुछ 8 या 9 साल की उम्र में अपने लैंग्वेज में रामायण लिखने की कोशिश की थी, कि मैंने बहुत पढ़ा था, अमर चित्र कथा पढ़ा था, कुछ और ऑथर्स बच्चों के जो वर्जन्स होते थे मैंने पढ़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं रामायण अपने लैंग्वेज में लिखूं। तो वो मैंने कोशिश की थी। हम सुनना पसंद करेंगे वो रामायण। हाँ। कुछ इंस्टेंस या कुछ स्टोरीज उस रामायण के बारे में हम सुन सकते हैं जो आपने लिखी थी। फिर आने वाले सालों में स्कूल की जो मैगजीन होती है, तो उस मैगजीन के लिए मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ क्रिकेट के बारे में लिखूं, और वो आर्टिकल सिलेक्ट हो और वो स्कूल मैगजीन में पब्लिश हो। लेकिन हमेशा होता ये था कि मैं आर्टिकल्स तो सबमिट करता था, लेकिन मुझसे कहा जाता था कि क्रिकेट पे कोई पढ़ेगा नहीं, आप कुछ साइंस पे लिखो या कुछ और लिखो, और हर साल मुझे वो रिजेक्शन मिल जाती थी। एंड इट यूज्ड टू बी वेरी डिप्रेसिंग कि मैं इतनी मेहनत से कर रहा हूँ। एक बार तो मुझे पूछा गया कि ये तुमने लिखा है वो कुछ कहीं पे कॉपी करके लिखा है, एंड आई टुक इट वेरी बैडली, क्योंकि उस वक्त जो शुरुआत सनी डेज और आइडॉल से हुई थी, मैं काफी क्रिकेट पे बहुत पढ़ने लगा था उस वक्त, क्योंकि क्रिकेट में इंटरेस्ट था। एंड आई रेड अ लॉट ऑफ ऑटोबायोग्राफीज ऑफ पीपल लाइक इमरान खान, एलन बॉर्डर, जो मेरे बाकी के जो फेवरेट क्रिकेटर्स थे, कपिल देव।
तो क्रिकेट पे काफी मैंने पढ़ा था, बहुत रिसर्च किया था, तो मैं वो आर्टिकल्स बहुत लगाव और बहुत प्यार से लिखता था। तो जब मुझसे कहा गया कि तुमने तो ये कट पेस्ट किया है, कॉपी किया है, तो आई टुक इट वेरी बैडली। तो मैंने उनसे, व्हेन यू से बैडली मींस हाउ? मतलब अभी अब जब टीचर के थे तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप सिर्फ कहते हैं ठीक है अभी नहीं तो नहीं, क्या कर सकते हैं, बट बहुत बुरा लगता था। सो जिसके कुछ 9 किताबें आ चुकी हैं, सो जिसके आर्टिकल्स स्कूल मैगजीन में कभी एक्सेप्ट नहीं हुए, ही इज नाउ एन ऑथर। जैसे मैंने कहा कि जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है, शायद किताबें आपको वो सोसाइटी में जो हमको सीखना जरूरी है वो सिखाएगी, लेकिन आपके जो एक्सपीरियंसेस। सो देवेंद्र प्रभु देसाई ये हमेशा से फ्रंट बेंचर थे या बैक बेंचर, या वो भी कोई स्टोरीज है टू अनवील इन फ्रंट ऑफ दिस कैमरा? यू कुड से अ मिडिल बेंचर, क्योंकि शुरू में आई वॉज अ फ्रंट बेंचर, लेकिन आगे जाके मैंने ये डिस्कवर कर लिया जब मैं सेकेंडरी स्कूल में गया, प्राइमरी से, कि मैथमेटिक्स और साइंस जो कि ऑल इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे मेरी कुछ खास बनती नहीं है, लेकिन लैंग्वेजेस जो थी, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंसेस यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। हिस्ट्री इनफैक्ट ये बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत अजीज है, और अगर आप क्रिकेट हिस्ट्री, मतलब क्रिकेट और हिस्ट्री दोनों को कंबाइन करें तो सोने पे सुहागा। और वही फिर मैंने कोशिश की आने वाले सालों में, जब मुझे मौका मिला कि मैं किताबें लिखूं, तो एक क्रिकेट हिस्ट्री पे फोकस करने का मैंने ठान लिया। टू आस्क यू इज ये द फर्स्ट इंडिया's the cricket heritage walk. We've seen a lot of those Hall of Fame walls. We've seen the best walks of the cricketer throughout their journey, and some legendary cricketers making a mark on this game. What is this cricket walk, and what is the experience of that? तो कैसा है कि आजकल टूरिज्म सेक्टर बहुत बड़ा हो गया है, एंड हर एक बड़े शहर में आप देखेंगे कि ये कुछ वॉक्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई का एग्जांपल ले ले तो एक फोर्ट वॉक होगा। तो जो मुंबई शहर का जो हिस्सा है जिसको पहले फोर्ट कहते थे, जहाँ पे एक्चुअली पहले फोर्ट था, अब फोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस एरिया को फोर्ट ही कहते हैं। तो एक देयर बी अ टूर गाइड, देयर बी अ ग्रुप ऑफ 15-20 पीपल, और वो टूर गाइड एक 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे का वॉक करेगा और एक सर्टेन रूट पे वो ग्रुप को लेके जाएगा, और फिर वो वहाँ के जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, चर्चेस हैं, टेम्पल्स हैं, उनके बारे में बताएगा कि ये कब बनाया गया, या फिर यहाँ पे पहले क्या होता था ब्रिटिश राज के टाइम पे। तो इस तरह के वॉक्स कई शहरों में होते हैं, मुंबई में होते हैं, मासगांव में वॉक होते हैं, बांद्रा में वॉक्स होते हैं। तो एक कंपनी है नो फुटप्रिंट्स लिमिटेड करके, हु आर इनटू दिस पर्टिकुलर टूरिज्म सेक्टर। तो हमने एक डिसाइड किया कि कुछ इनोवेटिव करते हैं। मुंबई एक यूनिक सिटी है फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो दुनिया का एक ही शहर है जहां पे 1 किलोमीटर के अंदर आपके पास 3 ऐसे ग्राउंड्स हैं जहां पे टेस्ट मैचेस खेली जा चुकी है विद इन अ रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर। वानखेड़े, ब्रेबॉर्न स्टेडियम और बॉम्बे जिमखाना, जहां पे द फर्स्ट एवर टेस्ट मैच टू बी प्लेड ऑन इंडियन सॉइल 1933 में वो बॉम्बे जिम पे खेला गया था। मैदान खुला है लेकिन टेम्पररी स्टैंड्स बनाए गए थे। उसके बाद फिर ब्रेबॉर्न स्टेडियम बना और उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम बना। और इन तीनों ग्राउंड्स के बीच में कई सारे मैदान है, आजाद मैदान है, क्रॉस मैदान है, ओवल मैदान है, विच हैव बीन द नर्सरीज ऑफ मुंबई क्रिकेट एंड इंडीड इंडियन क्रिकेट। क्योंकि काफी सारे जो इंडिया के स्टार्स हैं उन्होंने अपने बचपन के दिन, अपने फॉर्मेटिव ईयर्स उन मैदानों पे खेला है, स्कूल क्रिकेट, कॉलेज लेवल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट वगैरह। तो हमने एक सोचा कि एक वॉक कर सकते हैं जो शुरू होगी बॉम्बे जिम आजाद मैदान पे और खत्म होगी वानखेड़े पे। तो आजाद मैदान से लेके, क्रॉस मैदान से होके, ओवल मैदान से होके, सीसीआई यानी कि ब्रेबॉर्न स्टेडियम और फिर वानखेड़े स्टेडियम, वैसे वो वॉक रहती है। और उस वॉक पे मैं कहानियां सुनाता हूं कि किस तरह क्रिकेट मुंबई शहर में शुरू हुआ, जो मुंबई के जो महान दिग्गज क्रिकेटर्स थे, सचिन तेंदुलकर या फिर सुनील गावस्कर, उनसे जुड़ी हुई कुछ खास बातें। जैसे कि आजाद मैदान हम सब जानते हैं, ससानियन क्लब ग्राउंड जो है, प्लॉट है आजाद मैदान पे, ये वही प्लॉट है जहां पे सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने 664 की वो एक लैंडमार्क पार्टनरशिप की थी इन एन इंटर स्कूल मैच। तो वो कहानी, फिर बॉम्बे जिम पे वो जो टेस्ट मैच खेली गई, द फर्स्ट टेस्ट ऑन इंडियन सॉइल, उस मैच की कहानी, उस मैच में क्या हुआ था, लाला अमरनाथ ने सेंचुरी बनाई थी, द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट।
और फिर आगे जाके हम काफी कहानियां मैं कवर करता हूँ, मुंबई क्रिकेट के कल्चर के बारे में बात करता हूँ। सो अगर ये 3 ग्राउंड के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये 3 ग्राउंड के एक एक ऐसे कौन से हीरोज हैं जो आपके जहन में आते हैं? तो बॉम्बे जिम तो ऑब्वियसली लाला अमरनाथ, बिकॉज इन दैट टेस्ट मैच ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट, स्कोर अ सेंचुरी ऑन डेब्यू। ब्रेबॉर्न स्टेडियम देखा जाए तो एक नाम आता है सामने, अजीत वाडेकर का, क्योंकि ब्रेबॉर्न स्टेडियम पे टेस्ट मैचेस तो होते थे लेकिन रणजी ट्रॉफी मैचेस भी बहुत सारे हुए थे ब्रेबॉर्न स्टेडियम The पे। strict captain, as you know him, Yes. was he really that Not strict? strict. He was a very popular captain, but a great batsman. Yes. तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम का के बारे में हम जब बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि अजीत वाडेकर सर से भी काफी इंटरेक्ट करने का मुझे मौका मिला। तो उन्होंने एक ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी अगेंस्ट मैसूर, कर्नाटका वाज अर्लियर कॉल्ड मैसूर। तो 1966-67 की रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल थी और मैसूर ने पहली बैटिंग की और एक 4 दिन की मैच थी वो, और मैसूर ने कुछ 341 रन्स बनाए और उन्हें लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा स्कोर है, हमारे पास प्रसन्न और चंद्रशेखर जैसे बॉलर्स हैं, तो आई थिंक अब बात बनने वाली है। मुंबई को कभी हराया नहीं था आउटराइट, लेकिन ये दोनों बॉलर्स तो इस पिच पे कमाल करेंगे। तो एक्चुअली दूसरे दिन जो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी बैंगलोर से मुंबई की, तो मैसूर क्रिकेट एसोसिएशन के कुछ ऑफिशियल्स एक्चुअली मुंबई आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें देखना है कि हमारी टीम मुंबई को कैसे हराती है। अनफॉर्चुनेटली फॉर देम अजीत वाडेकर साहब थोड़े फॉर्म में थे और उन्होंने 323 रन्स बनाए खुद, और मुंबई ने वो मैच एक इनिंग्स से जीती। तो अजीत वाडेकर इज वन पर्सन दैट कम्स टू माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ब्रेबॉर्न। और अगर आप वानखेड़े के बारे में सोचे तो खुद सुनील गावस्कर साहब है जिन्होंने वानखेड़े पे 5 सेंचुरीज बनाई, 5 टेस्ट सेंचुरीज, रणजी ट्रॉफी फाइनल में डबल सेंचुरी बनाई, एंड देन ऑफ कोर्स हु कैन फॉरगेट सचिन्स लास्ट टेस्ट एट द वानखेड़े, एंड आल्सो द 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, गौतम गंभीर्स 97, धोनीज 6। तो ये these are the things that immediately come. You know the 3 names that you've taken, the first being the master. I think I don't know who wrote the speech of that day, जब भी उनका last test match था, but the way he started, saying that my life between 22 yards for 24 years, if it has to be a copybook award given, I think that would be for Master himself, because in one line that 24 years journey just came back. Absolutely. It just came back and he literally lived on that 22 yards, because हमने काफी सारी ऐसी चीजें सचिन सर के बारे में सुनी है जहां पे वो 2 घंटा खेलते थे, फिर जाके थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर 2 घंटा खेलते थे, वो भी एक मैदान में नहीं, अलग अलग मैदान में। गौतम गंभीर की अगर हम बात करें तो आइकॉनिक 97 रन्स in that World Cup finals in 2011, which even I think MS Dhoni also during the presentation said that it was Absolutely. like the foundation given for our batting order, considering that 2 early wickets that were gone. First was Virendra Sehwag, then was Sachin Tendulkar. So I mean it's like 2 best batters are back in the dugout, and then you have a good partnership of Gautam Gambhir and Virat Kohli that stabilizes the innings. And after that, what happened? Absolutely. The final sixer of MS Dhoni, which you mentioned, the third name, where I still remember, and it always plays in my ears because I'm a commentator myself, and Ravi Shastri said that a magnificent hit into the crowd, Dhoni hits it, and the way it goes, probably the excitement is more, so I'm not able to say that exact word. But Dhoni finishes off in style. Correct. A wonderful strike into the crowd. India lifts the World Cup after 28 years. The party started in the dressing room, and the way it went. So I was lucky to be there. Yes. वर्ल्ड कप पे मुझे काम करने का मौका मिला, तो मैं था वहां पे जब ये हुआ था। Absolutely amazing. It was a great day, one of the greatest days of my life. So we are going to talk about that stint also, but now when you talk about this cricket walk, okay, so what else I'm in for? What is that one more thing that I'm going to get out of this walk? I think you will get a lot of stories, you will get a lot of information about Mumbai's cricketing heritage, which is like amazing. More than 70 test cricketers this city has produced, जिसमें से 10 कैप्टन्स थे इंडिया के। तो काफ़ी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी।
नॉट जस्ट पर्टेनिंग टू द क्रिकेटर्स, लेकिन वो जो ग्राउंड्स है, वो जो मैदान है, उनके बारे में भी काफी सारी कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। और आप वहां पे होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर एट द आजाद मैदान, यू कैन सी वो बॉम्बे जिम का स्ट्रक्चर तो जैसा था वैसे ही है। सो यू विल बी देयर एंड यू विल बी लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ स्टोरीज। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं कि ब्रेबॉन स्टेडियम कैसे बना फॉर एग्जांपल, या फिर वानखेड़े स्टेडियम क्यों बना, क्योंकि ये बहुत अजीब बात है कि एक्चुअली क्यों, मतलब इफ यू कैन टेल दिस टू आवर ऑडियंस। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इट हैज अ लॉट टू डू विथ ईगोज एंड सीट्स, एंड इफ यू वांट टू नो मोर प्लीज जॉइन द टॉक। लेकिन ईगोज और सीट्स, ये दो वजह। बट वाज इट फॉर द हेल्दी रीजन? You cannot really say because as I said, egos, काफी सारे egos थे involved, जिसके वजह से एक बहुत अजीब बात है ना, आप कहीं पे भी जाइए आपको ऐसे नहीं देखने को मिलेगा कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है और लेस देन हाफ अ किलोमीटर अवे दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। अगर कोई दूसरा खेल होता तो आप समझ सकते थे, या फिर अगर एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनता एट द अदर एंड ऑफ टाउन, फिर भी आप समझ सकते थे। तो ये थोड़ा अजीब है, लेकिन उसकी एक वजह है। वेल वो वजह अगर जाननी है तो आपको क्रिकेट वॉक देवेंद्र प्रभु देसाई के साथ लेना होगा, और मैं श्योरली इसको जल्दी ज्वाइन करने वाला हूँ। सो यू ऑल्सो पैक योर बैग्स एंड टाइटन योर सीट बेल्ट्स फॉर दैट। बट जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट, काफी कुछ बदला है आज क्रिकेट में, टेक्नोलॉजी से लेके, टेक्निक से लेके, सब कुछ। मेरा एक क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ स्टूपिड इज दिस क्वेश्चन, बट आई स्टिल वांट टू आस्क यू दिस। वाज द क्रिकेट, more the techniques were dominated from the club cricket that you used to play, or it was it कि जब 80s और 70s में हम खेलते थे, तो हम नहीं, आप लेजेंड्स लोग जो खेलते थे तभी टेनिस क्रिकेट नहीं खेलना है, ये क्लियर कट गाइडलाइन थी। You have to, if you are a leather cricketer, you have to play leather cricket, you cannot play tennis cricket. Why was it that time? I think there wasn't any such guideline because सारे जो great cricketers हैं उनकी शुरुआत तो टेनिस बॉल, रबर बॉल क्रिकेट से ही हुई। But once you get into that, that proper format of playing leather cricket, that time we used to see very few players who've played leather cricket, never used to play tennis cricket. But today the trend is become ulta. That is, see, everything is dynamic, so nothing can be static. तो in a way you could say कि we have come a full circle. तो हम शुरुआत कैसे करते हैं, हम हमारे बिल्डिंग के कंपाउंड में या मैदान पे जाके 5 ओवर के 10 ओवर के मैचेस खेलते हैं, 3 पत्थर होते हैं, 3 पत्थर होते हैं। नाउ देन ऑफ कोर्स यू ग्रेजुएट टू स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, क्लब लेवल। अब क्या हो रहा है, अब 2020 है, अभी 10-10 क्रिकेट की भी बातें चल रही है। सो इन अ वे द गेम ऑफ क्रिकेट हैज कम फुल सर्कल। तो अभी जो हम आईपीएल में देख रहे हैं, इट इज लाइक एनी अदर बिल्डिंग कंपाउंड मैच, ओनली थिंग इज दैट इंटरनेशनल लेवल क्रिकेटर्स आर प्लेइंग इट। बट वैसे ही है, 10 ओवर की मैच है, 20 ओवर की मैच है, विच इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डिड इन आवर फॉर्मेटिव ईयर्स। सो ये एक चेंजिंग ट्रेंड्स का जमाना है। मुझे याद है कि जब मैं क्रिकेट कोचिंग पे जाता था लेट 80s और अर्ली 90s में, अगर किसी ने भी कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश की, लाइक फॉर एग्जांपल स्विच हिट इज समथिंग दैट कम्स टू माइंड, आई एम श्योर के लोग हंसते और कहते कि ये मतलब ये दिस इज नॉट द राइट प्लेस, और थोड़े सीरियस बनो, फोकस करो, प्ले स्ट्रेट। लेकिन अब आप देखिए क्या क्या है, सुपला शॉट, ये शॉट, एवरीथिंग, एवरीथिंग वर्क्स। गावस्कर सर ने खुद कहा था कि उनके बचपन में अगर नेट प्रैक्टिस में कोई लॉफ्टेड शॉट खेलता था तो उसे नेट से बाहर निकाला जाता था और पनिशमेंट दी जाती थी। Why so? Because lofted shots नहीं खेलना है ना, क्रिकेट कारपेट शॉट्स, that's the way to go. You have to play in V. We have to play in V and you have to hit along the ground. ऊपर नहीं मारने का। Of course there were some exceptions, पॉली उमरीगर थे पहले, फिर बाद में दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल आए, लेकिन ये अलग अलग चीजें हैं। These are trends that keep changing every few years or so. और आज मुझे लगता है कि क्रिकेट एक ऐसे सिचुएशन में है, एक ऐसे पोजीशन में है, 3 फॉर्मेट्स हैं हमारे पास, एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड as long as a balance is found. और अभी challenge है for the administrators to strike that balance between different formats. So in fact probably when you are saying this कि अलग-अलग फॉर्मेट है, 3 फॉर्मेट्स है, तो identification of players as per the formats भी हो रहा है कहीं ना कहीं। Of course हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इतना टैलेंट है
and it is very easy now. The इतने scientific methods हैं, video analysis हैं, so it becomes very easy. और IPL का अगर आप example ले ले तो हर एक टीम के पास talent scouts होते हैं. So they are constantly following local cricket across the country. They are keeping a tab on domestic performances. तो ये सब चल रहा है और ये this is very good for the game. But जैसे मैंने कहा कि एक challenge ऐसा है कि T20 cricket is very popular, no doubt. लेकिन beyond a point, it should not affect the traditional forms adversely. Right. एक balance strike करने की जरूरत है इस वक्त. See, because that is what has happened. अभी T20 क्रिकेट आने के बाद शायद ही वो टेस्ट क्रिकेट में वो टेम्परमेंट नहीं देखने मिलता है कि हमको जाना है, हमको रुकना है, प्रोबेबली 2-2 दिन रुक के बैटिंग करनी है या जो भी है. बेसबॉल क्रिकेट ये नया कॉन्सेप्ट आ गया है और नो डाउट बेसबॉल क्रिकेट हमको देखने भी मिलता है. बीट एशेज रिसेंटली, आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, और बीट द इंडिया टेस्ट दैट हैपेंड कि कहीं ना कहीं 3 दिन में रिजल्ट्स या 4 दिन में रिजल्ट्स. पहले ऐसे होता था कि 5वें दिन में ऐसे दिल की धड़कनें हम थाम के बैठते थे कि आज क्या होगा, आज क्या होगा, लास्ट डे है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब टेस्ट मैच ड्रॉ होती थी तो एक अच्छा क्रिकेट, नो डाउट क्रिकेट आज भी अच्छा ही है, उसका स्टैंडर्ड भी अच्छा है, बट यू नो एक वो होता था कि 5वें दिन पे भी ये दोनों लड़ रहे हैं और दोनों ने ही अच्छा एक दूसरे के साथ घमासान युद्ध जैसा उन्होंने एक पूरा माहौल बनाया 4 दिनों में, और 5वें दिन में भी अच्छा ये हो रहा है. बट डू यू थिंक कि वो टेम्परमेंट थिंग हैज changed because of the formats that are introduced into cricket, probably when you compare to test cricket and T20 cricket? Now I understand कि ये दोनों formats अलग है, so it's stupid to compare that why test cricket is not played the way T20 or vice versa. But what do you think has kept these two identities still in their own zone, or probably there are also experiences that are coming in, or any I think I am very optimistic. मेरे ख्याल से T20 या फिर 50 overs cricket ने एक बहुत अच्छी चीज ये की है that the aggressive attitude has spilt over into test cricket, and I have absolutely no problems with test matches ending in 3 or 4 days क्योंकि वो competitive cricket है. हमारी एक cricket lovers की एक मैं कहूँगा बीमारी is not actually the ideal word, but it is a kind of a disorder. It's कि हम थोड़े से ना ज्यादा nostalgic हो जाते हैं कि अरे 30-40 साल पहले कैसे हम खेलते थे. एक्चुअली अगर आप अच्छी तरह से याद करें तो उस जमाने में 70-80 के दशक में काफी ऐसी मैचेस होती थी, टेस्ट मैचेस, जहां पे कुछ नहीं होता था. डबल सेंचुरीज कर रहे हैं, सेंचुरीज कर रहे हैं, एंड मैचेस आर एंडिंग इन डल ड्रॉज. आई थिंक आज जो है, you give me this any day compared to what happened in the 80s and 90s, where अभी आप recent series ले लीजिए 1-4 जो इंग्लैंड ने हारी. they won the first test, लेकिन हमने जो हमारे लड़कों ने जो किया without some star players and the young team. So when somebody like Yashasvi Jaiswal scores over 700 runs in a series, जो कि सुनील गावस्कर के बाद किसी ने नहीं किया था, so I can only feel very happy and get a feeling that Test cricket's future is in good hands. Is the Viv Richards the way run scoring used to happen, is it coming back? You can say that because again this is what I'm sorry, I don't want to compare Viv Richards sir to Yashasvi Jaiswal, because as a commentator or as a a cricket enthusiast, it's very wrong to compare. I'm just giving an example that era is coming back of hard hitting and good hitting. The hard hitting era is obviously there because of the IPL. Everyone knows how to hit, but what is the best thing is that ये जो attitude है aggression का, ये टेस्ट क्रिकेट में एक spill over हुआ है. and I am very happy that जो इंडियन टीम है उन्होंने एक बैलेंस स्ट्राइक किया है टेस्ट क्रिकेट में. ये इंग्लैंड ने जो बेसबॉल वगैरह किया, हमने देखा बेसबॉल की क्या हालत हुई. when you lose a series 4-1, it means something is wrong somewhere. I think our team got it right कि उन्होंने aggression को कॉशन के साथ ब्लेंड किया. मतलब मुझे वो, अगर आप याद करेंगे वो टेस्ट मैच जहां पे हमें जीतने के लिए कुछ 190 रन चाहिए थे, 120 for 5, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड. लेकिन फिर जिस तरह शुभमन गिल और जुरेल ने बैटिंग की, उस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता था. बट द वे दे हैंडल्ड द प्रेशर, इट शोड दैट आई थिंक वी हैव a great future in test spirit. Exactly 2011 when India won the World Cup. What were you actually doing that time? Our audience will be actually interested in to know what, as a media manager, you were doing.
So what happened is that I started my career in the cricket sector in the year 2000. Professional Management Group, which is a company headed by a management company, jointly headed by Mr. Gavaskar and Mr. Sumit Shah. So they were my godfathers. So they gave me a lot of opportunities. I had a flair for writing, content creation, event management. So I got to do all that. And PMG at that point of time was doing a lot of work with cricketers and members of the cricketing ecosystem. And that enabled me to come in contact with not just the cricketers, but also administrators, umpires, all the other elements. And that is how Professor Ratnakar Shetty, who also I consider him as one of my mentors, he offered me this opportunity to join the BCCI. The BCCI had started hiring professionals at that point of time. They were completely reworking their way of working. And he offered me this job of manager media relations and corporate affairs. So I joined the BCCI in January 2008. I basically structured the media and communications department of the board. And apart from handling press conferences, doing media releases, handling all the internal external communication of the board, I was also doing a lot of events for the board, like the annual awards function of the BCCI. And because of my stint in the BCCI, when India were given the rights to hold the 2011 World Cup, it was a given that I would get the opportunity to be a part of that World Cup. And I remember Professor Shetty, who was the Chief Administrative Officer of the BCCI, calling all the BCCI staff. I was one of the senior managers, and telling them that, look, the World Cup is coming up, and there is a certain corpus that the ICC has, a certain budget for hiring professionals for a period of, say, 8 or 9 months for the World Cup. But we would not like to hire professionals. We already have you on board. So why don't you do it? Because after all, you are part of the system. You know how things work. And obviously, if you're getting an opportunity to work on a World Cup, there is no way you're going to say no. So I obviously jumped at the opportunity. So when it came to the 2011 World Cup, I was given additional charge as ICC Media Manager India. So I was doing 2 jobs for a period of 8-9 months. One was my regular BCCI job, and the other was this ICC World Cup job, where I was basically the bridge between the ICC's media and communications team and the local media managers of the World Cup venues. So, ensuring that all the arrangements are in place, the media is being well looked after, media releases are being regularly sent out, and basically supervising how the local media teams are working at each of the venues. So that is what I did during that 2011 World Cup. Very great. Good job profile that is. And ICC, you have to report to ICC also, or only Dr. Shetty? So I had to report to Professor Shetty, who, apart from being the Chief Administrative Officer of the board, was also the tournament director of the 2011 World Cup. Right. So I was working directly under him. Good. Now I want to ask a bold question. Our name is The Ball Meets a Bold. So one bold question. Yes. What happens? These cricketers, current, say, previous, who are in the action, sometimes tend to interfere with the media managers and the staff and all. Do they try to influence you? Absolutely not. Unfortunately, I did not get the opportunity to be a part of the team and travel with the team. But I used to organize the pre-departure press conferences whenever the Indian team was leaving on a tour. I was basically organizing the press conferences, which the then captain Mahendra Singh Dhoni would address. Gary Kirsten was the coach at that point of time. And my stint in the board coincided with Dhoni's stint as captain. So I ended up spending a lot of time with him when we would be discussing before going into a press conference, what are the questions likely to be asked. And Dhoni was very smart. He would be equal to the challenge of any question that was posed to him. But I do not remember a single instance of Dhoni or any of the senior office bearers of the board, for that matter, trying to influence and trying to, put their agenda in. Absolutely not. Good. That is one question which is on my mind, because normally this happens. Top players go and interfere in between the
people who are working. But that did not happen. That is good. And tell me something about, I've read Sunny Gavaskar book which you have written. I wanted to know about V.S. Patil and Vasu Paranjpe. You have written about them in a very nutshell, probably. I want to know the details about it because Vasu Paranjpe was hailed as a very great coach, and he was, like British type coach. I want to know something about them. Can you elaborate? Both were individuals who lived for cricket. Vasu Paranjpe, the captain of Dadar Union for several years, and he was a captain of Mr. Gavaskar in his formative years. Dadar Union also produced cricketers like Dilip Vengsarkar and in later years Sanjay Manjrekar. So I have also had the opportunity of interacting a lot with Vasu Paranjpe sir. Great character, a lot of stories up his sleeve, a lot of anecdotes, and I think it is also said that he was the person who gave Mr. Gavaskar his nickname Sunny. Kind of a larger than life character. And that, I think that enjoyment rubbed off on the others. And V.S. Patil, another legend. There are so many stories of V.S. Patil sir where he would drop in at Mr. Gavaskar's residence late on a Saturday night on the eve of a Kanga League match and say, Sunny, century tomorrow. And these are people who just lived for the game. Both were prolific coaches. A lot of the cricketers of the 60s, 70s, 80s were mentored, guided by them. In fact, Vasu Paranjpe sir was also regarded very highly by cricketers like Rohit Sharma. Jatin Paranjpe, Vasu Paranjpe's son, the bridge between Rohit and Vasu sir. So both are giants in Mumbai cricket, and I think generations of Mumbai cricket have a lot to thank them for. So देवेंद्र, BCCI का एक स्टिंट आता है जहाँ पे आपने बताया कि काफी सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती गई, be it working as the media manager for BCCI or probably then Mr. Shetty telling you that why don't you handle a role of media manager and corporate affairs at the ICC. World Cup. For the World Cup, for the 2011 World Cup, that stint during that World Cup campaign. Okay, and was writing happening from that time? और क्योंकि अब एक ऑथर से जानना चाहेंगे, एक ऑथर को हम बाहर निकालना चाहेंगे, उनको एक्सप्रेस कराना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए कि ये जर्नी, जो लिखने की जर्नी, ऑब्वियसली बचपन से वो शौक था, आपने बताया आपके स्कूल टाइम से, और उसके बाद में जब वो दौर पे आप थे कि जब आप BCCI के साथ काम कर रहे थे या 2000 वर्ल्ड कप का स्पेसिफिक वो रोल हैंडल कर रहे थे, तब से लिखना शुरू हुआ था बैक ऑफ द माइंड, और ये उसके बाद हुआ? नहीं, लिखना तो पहले से शुरू था, फ्रॉम माय PMG डेज इनफैक्ट. तो जैसे मैंने कहा कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन PMG आई केम इनटू कांटेक्ट विद मेनी पीपल हु आर पार्ट ऑफ द क्रिकेट सेक्टर. तो उसमें से एक ऐसे बहुत ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर थे, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम अ फ्यू मंथ्स बैक, मिस्टर पीलू रिपोर्टर, फॉर्मर इंटरनेशनल अंपायर. और वो एक बहुत ही बेहतरीन ह्यूमन बीइंग थे. मैं दोस्ती तो नहीं कह सकता बिकॉज ही वाज उनके साथ जिए हुए पल क्या कैसे? हाँ, सो हुआ ये कि we got along very well. I cannot call him a friend क्योंकि 35 साल मेरे सीनियर थे वो, लेकिन वो हमेशा PMG के ऑफिस में आते थे, और आते थे तो मेहरबान से कुछ मावा केक्स वगैरह लेके आते थे सारे स्टाफ के लिए. एंड हैविंग बीन एन इंटरनेशनल अंपायर, उनके पास काफी कहानियां थी, बहुत ही बढ़िया कहानियां. कैसे इमरान खान के साथ उनकी झड़प हुई थी फील्ड पे, या फिर विवियन रिचर्ड्स के साथ एक टेस्ट मैच में उनकी झड़प हुई थी. उन्होंने विवियन रिचर्ड्स से कहा था कि वी कॉल यू किंग रिचर्ड्स, बिहेव लाइक अ किंग. तो काफी ऐसी कहानियां थी. 1992 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था, जो पाकिस्तान ने जीता था, ही वॉज द ओनली इंडियन अंपायर इन दैट पैनल. तो वहां पे वो गए थे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड. फिर 1989 में एक नेहरू कप टूर्नामेंट हुआ था यहाँ पे, 6 नेशन टूर्नामेंट टू कमेमोरेट जवाहरलाल नेहरूज बर्थ सेंटिनरी, जो कि पाकिस्तान ने जीता था. तो उस टूर्नामेंट में फाइनल में उन्होंने अंपायरिंग की थी. सो ग्रेट स्टोरीज. और हम सब जानते हैं कि जो पारसी होते हैं, दे आर नेचुरल स्टोरी टेलर्स. मतलब वो विरासत में मिलती है. द वे दे कंस्ट्रक्ट अ स्टोरी, एक बिल्डअप करते हैं और फिर एक क्लाइमैक्स होता है, एंड देन मोर ऑफन देन नॉट आप जमीन पे लेट के आप हंस रहे हो. ब्रिलियंट स्टोरी टेलर्स. तो वो मुझे कहानियां सुनाते थे उनके अंपायरिंग के दिनों के बारे में.
और मैं एक दिन मैंने उनसे कहा कि सर आपके पास इतनी कहानियां हैं सारे ग्रेट क्रिकेटर्स के बारे में, आपने इतने लोगों को करीब से देखा है व्हाइल अंपायरिंग, तो क्या आपने सोचा है कि इसके बारे में कुछ लिखा जाए, बुक लिखा जाए? क्योंकि उस वक्त सिर्फ डिकी बर्ड ऐसे अंपायर थे जिन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। तो पीलू रिपोर्टर सर ने कहा कि मैंने कुछ ऐसे नोटबुक में लिखा है पर उसमें कुछ ऐसे फ्लो या कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि जब नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो आप वो नोटबुक लेके आइए मेरे पास, आई विल ट्राई टू डू समथिंग आउट ऑफ इट। तो वो लेके आए, फिर मैंने एक स्ट्रक्चर किया, चैप्टर्स बनाए, एंड वी रियलाइज दैट वी हैव अ बुक रिटन। तो दैट वाज माय फर्स्ट बुक इन अ वे। मैंने उनको असिस्ट किया, आई बेसिकली फाइन ट्यून्ड इट, मैंने चैप्टर्स बनाए, फिर पब्लिशर के पास गए। पब्लिशर जो थे रूपा पब्लिकेशंस, जिन्होंने गावस्कर सर के सारे बुक्स पब्लिश किए थे। सो दैट इज हाउ आई गॉट अ चांस एज एन ऑथर, बाय असिस्टिंग मिस्टर रिपोर्टर ऑन हिज बुक। और उसके कुछ महीनों बाद मेरे मन में एक आइडिया थी बहुत सालों से कि मैं क्रिकेट पे कुछ बुक लिखना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा बचपन से लिखने की आदत, आई ऑलवेज फैसिनेटेड बाय राइटिंग। तो मैंने एक्चुअली रूपा के जो हेड थे RK मेहरा, जो मुझे जानते थे क्योंकि मैंने पीलू रिपोर्टर साहब की बुक लिखी थी उनके लिए, तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया और मैंने कहा कि सर मुझे आपसे एक आइडिया है मेरे पास, तो मैं चाहता हूं कि आप सुने। मैं बहुत मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था कि मुझे ये मौका मिले टू राइट अ बुक ऑफ माय ओन, क्योंकि आफ्टर ऑल रिपोर्टर सर का बुक पे तो नाम तो उनका था, तो मुझे एक आइडिया थी मेरे मन में, तो मैं RK मेहरा सर से वो डिस्कस करना चाहता था। तो मुझे याद है मैंने उन्हें फोन किया। बिफोर आई कुड से एनीथिंग उन्होंने कहा कि देवेंद्र, मुझे राहुल द्रविड़ पे एक बुक करनी है और कैन यू सजेस्ट समवन हु कैन राइट अ बुक ऑन राहुल द्रविड़ फॉर मी? अब मेरे मन में कुछ नहीं था, राहुल के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन जैसे होता है ना कि sometimes the tongue, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। no, the tongue acts faster than the brain. Yeah. तो मैंने कह दिया कि सर डू यू माइंड इफ आई डू इट? कहने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने क्या कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऐसा करो, एक सिनॉप्सिस मुझे भेज दो। तो मैंने कहा कि ये क्या हो गया। फिर अगले 2-3 दिन मैंने पूरा एक सिनॉप्सिस बना के भेज दिया राहुल द्रविड़ के आइडिया का, एंड ही लाइक्ड इट, एंड दैट वाज इट। आई मीन आई गॉट दिस कॉन्ट्रैक्ट to write a book on Rahul Dravid, who was at that point of time the vice captain of India. जब तक बुक रिलीज होके बाहर आया तब तक वो इंडिया के कैप्टन बन चुके थे। एंड बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन PMG एट दैट टाइम, मैं क्रिकेट इकोसिस्टम का हिस्सा था, तो मेरे लिए बहुत आसान था रिसर्च करने को, लोगों से बात करने को। तो इट वॉज एज सिंपल एज कॉन्टैक्टिंग पीपल लाइक वीरेंद्र सहवाग और सचिन और इवन VVS लक्ष्मण के, देखो लक्ष्मण मैं ये राहुल पे बुक लिख रहा हूँ, आई वुड लाइक टू इंटरव्यू। एंड सिंस दे न्यू मी वेरी वेल एज समवन हु इज वर्किंग इन PMG, दे अग्रीड। तो उस तरह से वो बुक आया एंड इट बिकेम अ रनअवे बेस्ट सेलर। 2005 में वो बुक रिलीज हुआ। मेरे लिए ये बहुत आसान था लोगों से कांटेक्ट करना जो राहुल के साथ खेले थे, जो उसे बहुत करीबी जानते थे, बिकॉज पीपल वर फैमिलियर विथ मी। और तब तक आई थिंक उन्हें भी ये पता चल गया था कि ये आदमी जो है वो बहुत सिंसियर, कमिटेड, ऑनेस्ट आदमी है, प्रोफेशनल है, सो ही विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग अनटूवर्ड फ्रॉम अस। सो दे वर वेरी फ्रेंडली ऑल ऑफ देम। जैसे मैंने कुछ नाम मैं ले सकता हूँ, वीरेंद्र सहवाग हो या VVS लक्ष्मण हो या सचिन तेंदुलकर हो, या फिर पुराने क्रिकेटर्स जैसे कि खुद गावस्कर सर जो मेरे बॉस थे उस वक्त PMG में, एलन बॉर्डर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सैयद किरमानी, गुंडप्पा विश्वनाथ। तो ये सारे लोग मुझे जानते थे, तो इसलिए आई वॉज एबल टू कॉन्टैक्ट देम एंड रिक्वेस्ट देम that I wanted to ask them some questions about Rahul Dravid. तो इस तरह वो बुक बना जिसका टाइटल मैंने रखा The Nice Guy Who Finished First. I want to talk about that, but you finish first. And it did very well. It was a runaway bestseller और रूपा पब्लिकेशंस के पूरे इतिहास में it is one of the largest selling books. Well, अगर आपके करियर की शुरुआत इस तरह से हुई क्योंकि आप बॉलीवुड से जुड़े हुए हो कि आपने RK मेहरा के साथ, सर के साथ आपने बैठा और सडनली वो आ गया कि मैं ये बुक लिख सकता हूँ। तो ये ऐसे हो सकता है वो शाहरुख खान का फेमस डायलॉग, किसी चीज को आप शिद्दत से मांगो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसको मिलाने में, ऐसा कुछ मोमेंट? एब्सोल्युटली। मतलब मैं तो आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ जो आपने अभी कहा, उसका मैं और एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने मेरा मास्टर्स किया सोशल वर्क में with a specialization in criminology and correctional administration. Wow. तो कोई भी क्रिकेट हो या बॉलीवुड हो,
कोई संबंध ही नहीं है, एब्सोल्युटली डिफरेंट। Absolutely. TISS जो देवनार में है वहां पे मैंने वो मास्टर्स डिग्री हासिल की। 2 साल मैंने NGO सेक्टर में काम किया, और जब हुआ ये कि सन 2000 में इनफैक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग 2 years इन द NGO सेक्टर, मेरी मुलाकात हुई मिस्टर सुमेध शाह से, जो मिस्टर गावस्कर के प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप में पार्टनर थे। And someone had told me, a distant uncle of mine had told me कि मिस्टर सुमेध शाह जो है वो एक क्रिकेट एंथुजियास्ट, उनको एक क्रिकेट एंथुजियास्ट की तलाश है, तो आप जाके मिल लो। और कुछ नहीं कहा मुझसे कि आप जाके मिल लो, आपको भी मजा आएगा किसी के साथ क्रिकेट के बारे में बात करना। तो मैं गया, और मैं उनके ऑफिस में गया ताड़देव में, एवरेस्ट बिल्डिंग, और हम बैठे। उन्होंने बातें शुरू की क्रिकेट की। उन्होंने कहा कि मैंने तो 40 के दशक में क्रिकेट देखना शुरू किया। तो हमने उस जमाने के कुछ मैचेस जिनके बारे में मैंने सुना था मेरे नाना जी के थ्रू बचपन में, तो वो मैंने कुछ कहानियां उनको सुनाई। तो वो चलता रहा, और मैं सोचता रहा कि ये हो क्या रहा है, मतलब ये कॉन्वर्सेशन है, वेयर इज दिस हेडिंग टू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर सडनली बहुत ही एक फिल्मी मोमेंट हुआ मेरे साथ। तो मिस्टर शाह ने मुझे कहा कि मैं सोच रहा था कि न्यूज़पेपर में एक ऐड दे दूं, और उस ऐड में ऐसे मैं लिखने वाला था दैट इफ यू थिंक यू हैव वेस्टेड योर एंटायर लाइफ ईटिंग, स्लीपिंग, ब्रीदिंग, ड्रीमिंग क्रिकेट, देन दिस इज द जॉब फॉर यू, एंड देन अप्लाई टू प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप एक्सेट्रा। और फिर उन्होंने एक ऐसे ड्रामेटिक पॉज लिया और मेरी तरफ देखा और कहा, आई डोंट थिंक आई नीड टू पुट दैट एड एनी मोर। So that was his way of offering me a job. Yes. और फिर वो जहां पे बैठे थे, छोटा सा केबिन था उनका, वो जहां पे बैठे थे उसके बगल में एक कुर्सी थी, अनऑक्यूपाइड चेयर। तो उन्होंने मुझसे कहा, he sits here. तो तब तक मैं पूरा, मतलब I was in a spin कि हो गया। तो मैंने कहा, कौन ही, मतलब कौन? सुनील sits here. मैं सोचा यार, बचपन से मैंने इस आदमी की पूजा की है, उसके सारे उनके मैंने मैचेस देखे हैं। वो एक टेलीविजन प्रोग्राम करते थे 1980s के दशक में, सुनील गावस्कर प्रेजेंट्स, जो कि संडे मॉर्निंग्स को हुआ करता था रामायण के बाद। तो वो मैं देखता था, सारे एपिसोड्स मैंने वीडियो पे रिकॉर्ड कर लिए थे, बार बार देखता था। कॉलेज में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था सुनील गावस्कर पे, जिसके लिए मुझे प्राइज भी मिला था। तो सडनली उस आदमी के साथ काम करने का एक मौका मिलने वाला है। सो यस, आई कंप्लीटली एग्री। वो जो है ना, वो जो फेमस लाइन है, को आप पूरी शिद्दत से मांगो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। और ये भी मैं कहूंगा, अभी थोड़ा अजीब लगता है मुझे व्हेन आई थिंक अबाउट इट, लेकिन PMG में जो मेरे कुछ चंद 3 या 4 जो पहले महीने थे, तो उसमें हमेशा बहुत बार ऐसे होता था कि मैं कुछ बैठा हूँ, कुछ टाइप कर रहा हूँ कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे, उस वक्त लैपटॉप्स नहीं थे, और मैं ऐसे ही देखता था। तो मेरे कुछ सम फीट अवे फ्रॉम मी सुनील गावस्कर सर कुछ फैक्स मशीन के पास खड़े होते थे, या फिर कुछ टीवी देख रहे होते थे, और मैं उनको देखता था और मैं खुद को पिंच करता था, जोर जोर से पिंच करता था, दैट इज दिस, क्या ये सच में हो रहा है? हाँ, या तो ये सब And what was the first time you interacted with Gavaskar sir? Because for a moment, यानी मैंने जितना गावस्कर सर को देखा है उतना स्क्रीन पर ही देखा है, मतलब आज तक ऐसा मौका मिला नहीं कि उनके साथ हाथ मिलाने का या हेलो बोलने का। सो दैट विल बी अ बिग थिंग फॉर मी ऑल्सो, लाइक द वे यू आर एक्सप्रेसिंग। बट वो पहला मोमेंट जो होता है वो कोई नहीं भूल सकता। आई एम श्योर एज एन ऑथर और एज अ पर्सन ऑल्सो, एज अ फैन, इफ यू हैव टू लिव दिस फैन बॉय मोमेंट विथ हिम, you will not forget. So what was that moment?